हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीटेट, यूपी टेट, एचटेट एंड डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कि सबसे सेंसिटिव जो एज है बच्चे की जिसमें वो लैंग्वेज सीखता है, तो वो कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी है वो? प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कि नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है? ऑप्शंस हैं प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, विभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है, तो किसका उदाहरण है? कि जब क्लास में किसी भी प्रकार का डिस्कशन होता है किसी भी टॉपिक को लेके, तो एक टीचर जो है वो लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बजाय लड़कियों के। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह की सोच है? तो है जेंडर पक्षपात की, कि वो जेंडर के अकॉर्डिंग जो है जेंडर को लेकर वो भेदभाव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? कि जेंडर के नाम पर जो भेदभाव होता है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, तो उसके लिए ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए कौन सी पद्धति जो है बहुत ही प्रभावशाली है? तो ऑप्शंस है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें ऑप्शंस ए बिल्कुल करेक्ट है कि जेंडर पक्षपात के बारे में डिस्कशन करो, क्लास में बताओ। टीचर जो है वो खुद भी अगर इस तरह की चीज़ें ना करे तो बेटर होगा, क्योंकि एक गुरु होता है जिससे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? कि इनमें से ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा है कि बच्चों का जो ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है, कि बच्चे जो बहुत हैं जिज्ञासु होते हैं, तो वो है कि लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को लेव वाइगोत्स्की किस प्रकार संबोधित करते हैं? यानी कि लेव वाइगोत्स्की मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक गर्ल है, वो जो है खुद से ही बात कर रही है, खुद से ही बात कर रही है। तो ये किस तरह की लैंग्वेज है? तो ये व्यक्तिगत वार्ता है कि वो खुद से ही बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शंस प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ यानी ढांचा। तो ऑप्शंस डी करेक्ट, ढांचा। नेक्स्ट निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ऑप्शंस आर परिकल्पित, निगमनात्मक, तर्क साध्यात्मक, संरक्षण कक्षा समावेशन, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमता। तो ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? कि पियाजे की संरचना पूछी है इन्होंने। तो ऑप्शंस हैं स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन। तो ऑप्शंस ए इज करेक्ट आंसर, स्कीमा। ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे स्कीमास होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि कोई पिक्चर हमारे माइंड में एकदम छप जाना। हमने किसी चीज़ को देखा, हमने एक बर्ड को देखा, उस बर्ड के बारे में हमारे माइंड में स्कीमा बन गया कि वो बर्ड की शेप ऐसी है, उसका फेस ऐसा है, तो वो एक इमेज जो बनती है वही स्कीमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि संबंधित जो भी अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में अगर कुछ मिथ्य धारणाएं बच्चों ने बनाई है या किसी ने भी बनाई है तो उनको स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म समय से ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा व निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है, या फिर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। देखो बेटे, जो जितने भी ऑप्शन दे ना करेक्ट हैं, लेकिन हमें इनमें से बहुत जो सबसे सूटेबल जो ऑप्शन होता है ना, हमेशा उस पर करेक्ट करना होता है कि बहुआयामी है, बुद्धि बहुआयामी है, तो इसमें ये तीन ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट, जटिल योग्यताओं का एक समूह है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि बहुआयामी है तथा इसमें योग्यताओं का जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो ऑप्शंस आर सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्मकेंद्रिक विचारक। तो यहाँ पे ऑप्शन से करेक्ट आंसर सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यालयों को छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, या इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा विचारों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है, वो एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो यहाँ एंड एक ऑप्शन है, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, अभिव्यक्ति अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो ऑप्शन सी, अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, या बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। कि छात्र यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है या पैडागोजी है, वो की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ वेरी सूटेबल आंसर, बिकॉज कि बच्चों के अनुभवों को, कि बच्चों ने जो एक्सपीरियंस किया है उसको प्राथमिकता देना है, उसको प्रमुखता देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है कि पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।